हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस विटामिन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं पोषक पदार्थों में से वसा को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने विटामिन्स को कवर कर लिया है और विटामिन्स को हमने बताया था कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। हम लोगों ने वसा वाली विटामिन्स अलग पढ़ रखे हैं और जल में घुलनशील वाली विटामिन्स अलग पढ़ रखे हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करते रहिए। और आज हम लोग पोषण चैप्टर से पोषक पदार्थों में से कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके, विटामिन पढ़ चुके, आज पढ़ेंगे वसा अर्थात फैट। ठीक है, तो चलो दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग वसा शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर जो चलेगा वसा अर्थात फैट। फैट या फैट्स बोल सकते हैं। ठीक, फैट अर्थात वसाएं, वसीय अम्ल होती हैं। वसाएं क्या होती हैं? वसीय अम्ल होती हैं और इन्हीं वसीय अम्लों के जुड़ने से, इनके जुड़ने से वसा का निर्माण होता है। इनके जुड़ने से क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट समझना बच्चा। ऊर्जा, या बोल सकते हो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थों को वसा कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थों को क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। लेकिन ध्यान देना, वसा हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। जैसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स हमको त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन वसाएं हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है, अर्थात वसा हमारे शरीर में एकत्रित होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। एवं आवश्यकता पड़ने पर हमें क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा प्रदान करती हैं। कौन? वसाएं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ ये ध्यान देना, 1 ग्राम वसा बर्न होने पर 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा बर्न होने पर। इतना समझ में आया सभी को दोस्तों? तो अगर कह दिया जाए 1 ग्राम वसा बर्न होने पर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, अगला पॉइंट समझिएगा आगे। वसा हमारे शरीर में वसीय ऊतक में होता है। वसा कहाँ होता है? शरीर वसीय ऊतक में होता है। इसे एडिपोज कहते हैं।
इसे क्या कहा जाता है? एडिपोज कहा जाता है। इतना आपको ध्यान देना है। तो देखो अगला पॉइंट समझते हैं। एडिपोज, यह हमारे शरीर में त्वचा यानी स्किन, त्वचा के नीचे पाई जाती है। त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे पाई जाती है। ठीक, त्वचा के नीचे पाई जाती है। अब ध्यान देना बच्चा, अगर कह दिया वसा कितने प्रकार की होती है, यहाँ लिखना वसा 2 प्रकार की होती हैं। तो वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स, और एक होता है आपका असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड। ठीक है, वसा कितने प्रकार की होती है? तो भैया वसा 2 प्रकार की होती है। एक होती है सैचुरेटेड यानी संतृप्त वसा, और एक होती है असंतृप्त वसा। ठीक, तो देखो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वसा यानी फैट्स, वसाएं वसीय अम्ल होती हैं। इनके जुड़ने से ही वसा का निर्माण होता है। हमने कहा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थों को क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। लेकिन वसा हमें तुरंत एनर्जी प्रदान नहीं करती है, हमारे बॉडी में संचित होती है, और जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब फिर ये हमको क्या करती है? एनर्जी प्रदान करती है। अर्थात वसा हमारे शरीर में एकत्रित होती है और आवश्यकता पड़ने में हमें ऊर्जा देती है। ठीक, अब 1 ग्राम वसा बर्न होने पर 9.2 से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको। ठीक, और वसा हमारे शरीर में एक ऊतक होता है, कौन सा? वसी ऊतक में इकट्ठा होती है, जिससे एडिपोज कहा जाता है। ठीक, और यह हमारे शरीर के त्वचा के नीचे पाई जाती है। त्वचा जो होती है इसके नीचे क्या पाई जाती है? तो वसी ऊतक पाया जाता है। ठीक, और वसा अगर पूछा जाए कितने प्रकार की होती है फैट्स, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैट्स, और एक होता है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक, अब हम लोग इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक मिटाओ समझ में सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने कहा वसा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संतृप्त वसा, नंबर 1 और एक असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक, अब देखो इसमें एकल हाइड्रोजन बंध होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें एकल हाइड्रोजन बंध होता है, जैसे ये एकल हाइड्रोजन बंध है। ठीक, पर इसमें डबल हाइड्रोजन बंध होता है। इसमें कैसा होता है? डबल हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक, जैसे ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट लिखना, ये कम तापमान पर ठोस एवं अधिक तापमान पर तरल हो जाती हैं।
जो संतृप्त वसा होती है दोस्तों, एक कम तापमान पर ठोस और अधिक तापमान पर तरल हो जाती हैं। और इसमें लिखना, इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चा, दो असंतृप्त वसा होती हैं, इन पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला ध्यान देना बच्चा लोग, सभी लोग अगला समझना, ये खराब वसा का निर्माण करती हैं। और इसमें असंतृप्त वसा, ये अच्छी वसा का निर्माण करती हैं। अर्थात ये वाली जो वसा होती है संतृप्त वसा, ये धमनियों एवं शिराओं में जमने लगती हैं, जिससे आगे चलकर बहुत समस्या बनती है। ठीक, और ये क्योंकि ये धमनियों एवं शिराओं में नहीं जमती। भैया ये धमनी और शिराओं में जम जाती हैं और वो वाली धमनी और शिराओं में नहीं जमती हैं। ठीक है, तो देखो इसी कारण इससे इस वाली संतृप्त वसा को LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इसको HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहा जाता है। बातें यहाँ तक समझ में आ गई? इनको LDL कहा जाता है, उनको HDL कहा जाता है। ठीक, लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन, उनको हाई डेंसिटी हाइपोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अगला इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें उदाहरण जैसे क्या आएगा? डालडा क्या होता है दोस्तों? जम जाता है कि नहीं? अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो पिघल जाएगा, तापमान कम हो गया तो ठोस हो जाएगा। डालडा, घी, नारियल तेल, उसके बाद आइसक्रीम आदि, आइसक्रीम आदि। तो देखो दोस्तों, हमने कहा कि इसमें ऐसी वसाएं आती हैं जो, कहने का मतलब, हाई टेम्परेचर पे पिघल जाएंगी, लो टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे डालडा होता है, घी होता है, नारियल तेल, आइसक्रीम आदि, ये सब क्या होते हैं? ज़्यादा तापमान है तो पिघल जाएंगे, कम तापमान है तो ठोस हो जाएंगे। ठीक, इसमें जैसे सरसों तेल ये जमता नहीं है, सरसों तेल। उसके बाद आप लिख लेंगे तिल का तेल के, फिर हो गया वनस्पति तेल, फिर आपका हो गया सूर्यमुखी का तेल आदि। तो ये सारी वसाएं क्या होती हैं भैया? जमती नहीं है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने कहा वसा दो प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त वसा।
संतृप्त वसा क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन का एकल बंध होता है, इसमें हाइड्रोजन का डबल बंध होता है। हमने कहा ये कम तापमान पर ठोस और अधिक तापमान पर तरल हो जाती हैं और इनमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपके घर में सरसों का तेल होता है, चाहे जितनी ठंडी पड़े फिर भी वो तरल रहेगा, चाहे जितनी गर्मी पड़े फिर भी वो तरल रहेगा, ठीक है। हमने कहा ये खराब वसा का निर्माण करती है, अर्थात ये खराब वसा का निर्माण करती है और ऐसी वसाएं क्या होती है, धमनी और सिराओं में जमने लगती है, जिससे आने वाले समय हमको बहुत सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बन जाती हैं, ठीक है। और ये अच्छी वसा का निर्माण करती है क्योंकि ये धमनी और सिराओं में नहीं जमती है, ये पसीने या फिर मूत्र यानी यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको LDL कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक। इसके अंतर्गत हमने कहा डालडा, घी, नारियल तेल। अब जैसे डालडा होता है, डालडा जब आप उसको टेम्परेचर के सामने रखोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा, और जब टेम्परेचर हटा दो तो क्या होगा, फिर से सॉलिड बन जाएगा, ठीक। और इसके अंदर सरसों तेल, तिल तेल, वनस्पति, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक दोस्तों। तो अब आते हैं, ये हो गया आपका प्रोटीन वाला टॉपिक, सॉरी ये हो गया वसा का टॉपिक क्लियर। अब आते हैं प्रोटीन पे, ठीक। तो चलो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन, ठीक है। इससे पहले वसा हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं प्रोटीन, ओके, प्रोटीन, ठीक है। अब देखो भैया पहले समझो थोड़ा सा हमारी बातों को। प्रोटीन, अब प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन मानव या बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त होती हैं उनको सही करने में, किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास करने में सबसे अहम योगदान किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलो अब इसके आगे हम लोग लिखने की कोशिश करते, थोड़ा समझते हैं इसको। तो देखो भैया, इनको प्रोटीन, इनको अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किया था। कब किया भैया, 1853 में, ठीक। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने की थी। कब की थी, 1853 में। फिर समझना, अगला समझिएगा, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अगर कह दिया जाए हमारे शरीर का निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। यह समझिएगा, यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का, यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करते हैं। जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं उनका पुनर्निर्माण कौन करता है, तो भैया आप बताओगे, प्रोटीन करता है, ठीक। अगला पॉइंट समझना, हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। या हमारे शरीर में 20 प्रोटीन होते हैं, जिनमें से 10 प्रोटीन का निर्माण हमारा शरीर खुद करता है और 10 हमको भोजन के माध्यम से मिलते हैं, ठीक। या फिर आप अमीनो अम्ल बोल सकते हो। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। तो आगे फिर देखते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन यहाँ लिखना, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो अगर आपसे भैया कह दिया जाए प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक। तो देखो अब जैसे आता है सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन में आपको लिखना है
वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है सरल प्रोटीन, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन आदि। एक ऐसे प्रोटीन है जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सरल प्रोटीन कहा जाता है, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन आदि। ओके, अब आते हैं सरल या संयुगी प्रोटीन पे। वे प्रोटीन जिनके निर्माण में अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं। भैया संयुक्त या संयुगी प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जिनके निर्माण में अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल जैसे क्रोमो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये होते हैं संयुग्मी प्रोटीन के एग्जाम्पल। ओके, अब आते हैं हम लोग भैया व्युत्पन्न प्रोटीन पे। ओके, अब इसमें ध्यान देना है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भैया? तो व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड आदि ये होते हैं। ठीक, तो देखो एक बार फिर से समझते हैं, सरल प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं उन्हें सरल प्रोटीन कहा जाता है, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन आदि। संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं? वे प्रोटीन जिनके निर्माण में अणुओं के साथ साथ समूह भी जुड़े होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कह दिया व्युत्पन्न प्रोटीन तो वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड आदि। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब प्रोटीन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस। ठीक, 2-4 पॉइंट आपको नोट में लिखना है। ठीक, कुछ चीजें हम लोग नोट में लिखते हैं जो परीक्षा में पूछी गई चीजें हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले ध्यान देंगे, कह रहा अंडे में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर कह दिया जाए भैया अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है भैया? तो छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। अगर कह दिया जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और प्रोटीन के पाचन में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम मदद करता है।
अगर भैया आपसे कह दिया जाए प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मदद करता है। पहली बात तो ध्यान देना है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और फिर अगर पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर कह दिया जाए प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम मदद करता है। ठीक है, अगला जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। नाखून पूछा गया क्वेश्चन है, नाखून एवं बाल, नेल एंड हेयर, नाखून एवं बाल में कीरोटिन या कैरोटिन बोला जाता है, ठीक, कीरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैसा प्रोटीन? कीरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में मरासमस एवं क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। मरासमस एवं क्वार्सियोरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर कह दिया जाए कि मरासमस एवं क्वार्सियोरकर नामक रोग किन में होता है, बच्चों में होता है, किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखो, ये जो मरासमस होता है, इसमें मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और इसमें हाथ पांव दुबला पतला एवं पेट बाहर हो जाता है। हाथ पांव दुबला पतला एवं पेट बाहर हो जाता है। तो ये रहा आपका प्रोटीन, और प्रोटीन टॉपिक भी आपका हो गया क्लियर। इसी के साथ दोस्तों आपका जो पोषण चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।